आज हम डिस्कस करेंगे को चैनल इंटरफेरेंस। हमने अपने सेलुलर कंसेप्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि वायरलेस कम्युनिकेशन में, मोबाइल कम्युनिकेशन में हम कुछ सफिशिएंट डिस्टेंस के बाद सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसीज रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे और ऐसे सेल्स जहाँ सेम फ्रिक्वेंसीज यूज हो रही होंगी उसको बोलेंगे हम को चैनल सेल्स। तो इन सभी सेल्स में सेम फ्रिक्वेंसीज यूज हो रही है। ओके, तो जो यहाँ पे यूजर होगा उसको सिर्फ अपने बेस स्टेशन का ही सिग्नल नहीं पहुंचेगा, उसके आसपास जो सेल्स है जहाँ सेम फ्रिक्वेंसीज यूज हो रही है उनका सिग्नल भी पहुंच रहा है। और क्योंकि यहाँ पे सेम फ्रिक्वेंसीज यूज हो रही है तो ये इंटरफेयर कर सकते हैं, जो यहाँ पे मोबाइल स्टेशन होगा उसके साथ इंटरफेयर कर सकते हैं इनका सिग्नल। तो ऐसी इंटरफेरेंस को हम बोलेंगे को चैनल इंटरफेरेंस, जो कि को चैनल्स के कारण होंगी। तो ये तो मैंने सिर्फ फर्स्ट लेयर ड्रॉ की है को चैनल सेल्स की। इसके बाद भी कुछ डिस्टेंस के बाद दोबारा यूज हो रहे होंगे को चैनल, तो सेकंड लेयर थर्ड लेयर भी होंगी को चैनल सेल्स की, पर उनका फैक्टर काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर अप्रोक्सीमेशन लेके चले तो कैलकुलेशन के लिए फर्स्ट लेयर के सेल्स काफ़ी है। ओके, तो मान लो हमारा मोबाइल स्टेशन है यहाँ पे कहीं और ये सारे को चैनल सेल्स इक्वी डिस्टेंस है, और ये 6 क्यों आ रहे हैं, को चैनल सेल्स 6 क्यों आ रहा है? इट इज़ बिकॉज ऑफ हेक्सागन ज्योमेट्री। क्लस्टर साइज जितना मर्जी होगा हमारा, एक लेयर में हमारे 6 सेल्स ही आएंगे, चाहे हमारा क्लस्टर 4 का है, 7 का है, 12 का है, को चैनल सेल्स हमारे 6 ही आएंगे क्योंकि हेक्सागन ज्योमेट्री की वजह से आ रहे हैं 6। तो यहाँ पे हमारा इस सेल में मोबाइल स्टेशन है, इसको सभी सेल्स से इंटरफेरेंस पावर पहुंच रही है, हमने सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो निकालनी है। ओके, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसका डिस्टेंस फॉर एवरेज केस डी मान सकते हैं कि सभी सेल्स से इसका डिस्टेंस डी है, सेम डिस्टेंस है। ओके, ऑल्दो थोड़ा डिफरेंस होगा, डिफरेंट लोकेशन पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा डिफरेंट सेल्स से, पर एवरेज केस हम सेम मान सकते हैं अगर हमने एवरेज केस के लिए कैलकुलेट करनी है सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो। ओके, तो ये सभी सेल्स से डिस्टेंस इसका डी लेके चलो, तो क्या आ जाएंगे हमारे सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइड बाय 6 डी रेज टू पावर माइनस n, where n is path loss exponent, n is path loss exponent and r is cell radius। ओके, ये रिलेशन कैसे आया? क्योंकि हमारी सिग्नल पावर भी डिक्रीज होंगे डिस्टेंस के साथ, और जो इंटरफेयर है हमारे डी डिस्टेंस पे हमारे सारे इंटरफेयरर्स मोबाइल स्टेशन से, तो इनकी पावर भी डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होती रहेंगी। और हमारे 6 इंटरफेयरर्स है, इसलिए हमारे डिनोमिनेटर में 6 टर्म आ गई। ओके, n क्या है इसमें? पाथ लॉस एक्सपोनेंट। n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू 2 से 4 के बीच में होगी, 2 to 4। रूरल एरियाज के लिए इसकी वैल्यू हम 2 लेते हैं, 3 लेंगे हम सेमी अर्बन एरियाज के लिए, और 4 लेंगे अर्बन एरियाज के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज हमारे जो है कंक्रीट के जंगल है, वहाँ जो हमारी पावर होंगी वो डिस्टेंस के साथ बड़े जल्दी डिक्रीज होंगी, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा हमारा सिग्नल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होती है अर्बन एरियाज में। तो सिग्नल पावर और इंटरफेरेंस पावर दोनों आर रेज़ टू पावर -4 फैक्टर से डिक्रीज होंगे, मतलब काफ़ी जल्दी डिक्रीज होंगी सिग्नल पावर भी और इंटरफेरेंस पावर भी। तो आर की एन की वैल्यू हम 4 लेते हैं अर्बन एरियाज के लिए, जबकि रूरल एरियाज जो हमारे हैं, रूरल एरियाज, वहाँ सिग्नल पावर इंटरफेरेंस पावर डिस्टेंस के साथ एकदम से डिक्रीज नहीं होगी, आर रेज़ टू पावर -2 फैक्टर से डिक्रीज होंगी, क्योंकि वहाँ क्लियर साइट होती है, वहाँ काफ़ी कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तो डिटोरेशन सिग्नल की रूरल एरियाज में कम होती है, सिग्नल की डिटोरेशन रूरल एरियाज में कम होती है, अर्बन एरियाज में काफ़ी जल्दी डिटोरेट होता है। तो पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू रूरल एरिया के लिए 2 आई, अर्बन एरिया के लिए थोड़ी ज़्यादा आ जाएंगी। ओके, तो अब सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो पे आते हैं। सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो क्या आ जाएगा हमारा? 1/6 डी अपॉन आर रेज टू पावर n, और डी बाई आर की वैल्यू क्या होती है? डी बाई आर होता है हमारा √3n, 1/6 √3n रेज टू पावर n। ये बन गया हमारा सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो। n क्या है इसमें? क्लस्टर साइज। n क्या है इसमें? क्लस्टर साइज। n इज क्लस्टर साइज। कितने एलिमेंट है हमारे एक क्लस्टर में? फॉर एग्जांपल जैसे ये 7 सेल्स का क्लस्टर है, इस केस में n इज इक्वल टू 7 सेल्स के बाद हम फिर से रिपीट करने लग जा रहे हैं फ्रिक्वेंसीज, और n इज इक्वल टू 12 का क्लस्टर है। तो एक बात सामने आ रही है इस फॉर्मूले से कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होंगी हमारा सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो उतना ज़्यादा होगा, यानी कि क्लस्टर साइज हम जितना ज़्यादा रखेंगे हम सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो उतना ज़्यादा रख सकते हैं और इंटरफेरेंस को उतना ज़्यादा अवॉइड कर सकते हैं। हम क्या चाहते हैं? सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो, सिग्नल की पावर हमारी ज़्यादा हो, इंटरफेरेंस की पावर कम हो,
तो अगर हमने सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो ज़्यादा रखना है तो हमें क्लस्टर का साइज ज़्यादा लेना पड़ेगा। इस केस में सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो ज़्यादा आएगा, इसमें कम आएगा। तो ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ, लार्जर क्लस्टर साइज प्रोवाइड्स लार्जर सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो। पर नुकसान क्या है लार्जर क्लस्टर साइज रखने का? हमारी कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएंगी। इस केस में हम ज़्यादा ये नंबर ऑफ यूजर सपोर्ट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में हम काफ़ी जल्दी रिपीट कर ले रहे हैं हम सेम फ्रिक्वेंसी। इस केस में हम 12 सेल्स के बाद रिपीट कर रहे हैं सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो सेलुलर सिस्टम में जितने जल्दी हम सेम सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी रेपिटेशन स्टार्ट कर देंगे उतनी ज़्यादा हमारी कैपेसिटी होंगी। तो इस केस में हम कम नंबर ऑफ यूज़र सपोर्ट कर पाएंगे, लेस नंबर ऑफ यूज़र। इसमें हम ज़्यादा यूज़र सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि इसमें जल्दी जल्दी रिपीट कर रहे हैं हम फ्रिक्वेंसी। 7 के बाद ही रेपिटेशन स्टार्ट हो जा रही है। तो क्लस्टर साइज ज़्यादा रखने से सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो तो इंप्रूव होगा, बट इट विल डिक्रीज यूज़र कैरिंग कैपेसिटी। तो दोनों के बीच ट्रेड ऑफ है। अगर हमारा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट करने की कोशिश करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र को सपोर्ट कर पाए अपने सिस्टम में, तो हमारी सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो कम हो जाएंगी। तो एक ट्रेड ऑफ है को चैनल इंटरफेरेंस में और यूज़र कैरिंग कैपेसिटी में ट्रेड ऑफ है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो हमारा सेल रेडियस से इंडिपेंडेंट है। हम सेल छोटा बनाते हैं या बड़ा बनाते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो पे। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सेल रेडियस। इसमें कोई सेल रेडियस की टर्म नहीं आ रही है। एज लॉन्ग एज सारे सेल्स सेम साइज के हैं तो सेल के रेडियस का, सेल का साइज कितना है, कितना बड़ा हमारा सेल है, उसका फर्क नहीं पड़ेगा हमारे सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो पे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, S/I इज इंडिपेंडेंट ऑफ सेल रेडियस। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा कि हम सिग्नल की पावर बढ़ाने से सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो कम नहीं कर सकते। अगर हम सोचे कि हम यहाँ सिग्नल की पावर बढ़ा देते हैं तो आपका जो सिग्नल है दूसरों के लिए इंटरफेरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम सभी सेल्स की सिग्नल की पावर बढ़ा देते ताकि हमारा सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो बढ़ जाए तो उससे होगा क्या, इंटरफेरेंस पावर भी बढ़ जाएंगी क्योंकि आपका जो सिग्नल है दूसरों के लिए इंटरफेरेंस है, दूसरे को चैनल्स के लिए इंटरफेरेंस है। सो अनलाइक थर्मल नॉइस, को चैनल इंटरफेरेंस कांट बी अवॉइडेड बाय इंक्रीजिंग सिग्नल पावर। इस पॉइंट को लिख देता हूँ, अनलाइक थर्मल नॉइस को चैनल इंटरफेरेंस कांट बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग सिग्नल पावर। क्योंकि आपका सिग्नल दूसरों के लिए इंटरफेरेंस है तो बात वही आ जाएगी सिग्नल पावर बढ़ाने से। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू हम एप्लीकेशन देख लेते हैं इस फॉर्मूले के, कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये एग्जांपल है हमारा, हमारे डिज़ाइन पैरामीटर क्या है, हमें चाहिए मिनिमम सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो 15 dB। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है और हमारा एरिया है सेमी अर्बन एरिया। सेमी अर्बन एरिया के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं हम सिस्टम। तो पाथ लॉस एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आएंगी, 3 आएंगी। ओके, तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड रीयूज फैक्टर, तो हमारा क्लस्टर का साइज कितना होना चाहिए ताकि हम इतना सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो प्रोवाइड कर पाए। तो हम n=7 लेके चलते हैं। 7 सेल्स का क्लस्टर है हमारा, उससे हम अचीव कर पाएंगे क्या इतना। तो n=7 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, S/I 1/6 7 3 21 √21 रेज टू पावर 3, जो कि आ जाएगा 1/6 4.58। √21 की वैल्यू होंगी 4.58 रेज टू पावर 3, इट विल बी इक्वल टू 16.04। या इसी को dB में मेज़र करेंगे हम तो dB में आ जाएगा ये 12.05 dB। यानी कि हम n=7 के साथ हम अपना डिजायर्ड S/I अचीव नहीं कर पाए, कम आया 15 से। वॉइस क्वालिटी हमारी काफ़ी ख़राब होंगी, काफ़ी कम है 15 से। तो 7 साइज का क्लस्टर हमारा नहीं चल पाएगा सेमी अर्बन एरिया में। सेमी अर्बन एरिया में 7 सेल्स के क्लस्टर से हम नहीं कर पाएंगे इतना अचीव। तो हम n=12 लेके चलते हैं। क्या 12 से हो पाएगा अचीव? n=12 लेके चलते हैं। तो n=12 के लिए S/I आ जाएगा हमारा 1/6 इंटू √3 इंटू 12, 3 इंटू n 12, 12 3 36, √36 रेज टू पावर 3, यानी कि 6 रेज टू पावर 3। इसकी वैल्यू आ जाएंगी 36 और dB में मेज़र करेंगे तो आ जाएंगी 15.56 dB, 15.56 dB। यानी कि क्लस्टर साइज हमने बढ़ाया, 12 का क्लस्टर लिया हमने 12 सेल्स का, तो हमारा डिजायर्ड से ज़्यादा आ गया। तो सेमी अर्बन एरिया के केस में हमें 12 का क्लस्टर
बढ़ाना पड़ेगा हमें अगर हम मिनिमम 15 dB का अचीव करना चाहते हैं S/I। n=7 से काम नहीं चलेगा। तो अब देखते हैं अर्बन एरियाज के लिए। अर्बन एरियाज में हमारा ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी। अर्बन एरियाज के लिए n=4 आएंगी। तो डेंस पॉपुलेशन वाला एरिया है, जहाँ डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ के लिए कितना चाहिए हमें क्लस्टर साइज। तो सबसे पहले हम n=7 ट्राई करके देख लेते हैं। n=7 में अचीव हो जाएगा हमारा। तो n=7 के लिए आ जाएगा अर्बन एरियाज के लिए। अब ये कैलकुलेशन S/I 1/6 √21 इस केस में पावर आ जाएंगी 4। ओके, जो कि बना 1/6 4.58 ये किसके बराबर आएगा 73.5। और कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा ये 73.5 और dB में लेंगे हम तो ये आ जाएगा 18.66 dB। ओके, ये कैलकुलेशन करके देख लेना आपने। तो यानी कि अर्बन एरिया के केस में हमारा n=7 के केस में ही हमारा डिजायर्ड 15/dB अचीव हो गया, इससे काफ़ी ज़्यादा आ गया। तो अर्बन एरियाज के केस में हम n=7 साइज का क्लस्टर ही काफ़ी है इतना अचीव करने के लिए। सेमी अर्बन एरिया के केस में जहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी, वहाँ तो हमें n=12 का क्लस्टर लेना पड़ेगा, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए n=7 का क्लस्टर ही काफ़ी है। तो ये देखो फर्क आ जाता है, एरिया टू एरिया में देखो फर्क आ जाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में इतनी डेंस पॉपुलेशन होती है, वहाँ सिग्नल टू इंटरफेरेंस पावर बड़े जल्दी डिटोरेट हो जाएंगी। कंक्रीट के जंगल है, वहाँ इंटरफेरेंस पावर इतनी जल्दी डिटोरेट हो जाएंगी कि छोटा क्लस्टर एक काफ़ी है। और सेमी अर्बन एरिया के लिए जहाँ थोड़ा डिटोरेशन में डिस्टेंस ज़्यादा लगेगा इंटरफेरेंस पावर को, तो वहाँ हमें बड़ा क्लस्टर लेना पड़ेगा। तो डिज़ाइन पैरामीटर में कैसे चेंज आ जाता है, तो ये दिख रहा है इस एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ इतना चल पड़ेगा, इस केस में हमें n=12 लेना पड़ेगा अगर हम 15 dB का S/I अचीव करना चाहते हैं। तो अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा हमारा डिफरेंट एरियाज के लिए। ये n=2 के लिए, 3 के लिए, ये 4 के लिए। तो ब्लू में हमारा अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया का ग्राफ है। ग्रीन में हमारा सेमी अर्बन का ग्राफ है और पर्पल में रूरल एरिया का ग्राफ है। तो जैसे जैसे हमारा क्लस्टर साइज बढ़ेगा, सिग्नल टू इंटरफेरेंस रेशियो भी बढ़ेगा। जितने सेल्स होंगे हमारे क्लस्टर में, उतना ज़्यादा हम अच्छी अचीव कर पाएंगे हम सिग्नल टू आई रेशियो। पर हमें रूरल एरिया के लिए क्लस्टर साइज ज़्यादा चाहिए सेम S/I अचीव करने के लिए। अगर हम मान लो ये हमारा डिज़ायर 15 dB है ये, तो हमें अर्बन एरिया में क्लस्टर साइज काफ़ी कम चाहिए, सेमी अर्बन में और ज़्यादा चाहिए, और रूरल एरिया में तो काफ़ी बड़ा क्लस्टर साइज चाहिए हमें, काफ़ी ज़्यादा n चाहिए, काफ़ी ज़्यादा n की वैल्यू हमें काफ़ी ज़्यादा चाहिए रूरल एरिया में, अगर सेम 15 dB का अचीव करना चाहेंगे हम S/I। इसका क्या मतलब है, n की वैल्यू जितनी ज़्यादा थी, कैपेसिटी हमारी उतनी कम थी। यानी कि रूरल एरिया के केस में हम कम यूज़र सपोर्ट कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा हम n की वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि हम बहुत कम रेपिटेशन कर रहे हैं अपनी फ्रिक्वेंसी का, उतना कम हम यूज़र सपोर्ट कर पाएंगे। तो रूरल एरिया में हम यूज़र सपोर्ट कम कर पाएंगे क्योंकि n की वैल्यू बढ़ गई। जितनी n की वैल्यू बढ़ती है उतनी हमारी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो रूरल एरिया में हम कम यूज़र सपोर्ट कर पाएंगे, लेस यूज़र। और अर्बन एरियाज में हमारे छोटे क्लस्टर से ही डिज़ायर्ड अचीव हो जा रहा है S/I, तो ये हम ज़्यादा यूज़र सपोर्ट कर पाएंगे, मोर यूज़र्स। पर ये बात ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी। रूरल एरिया में ऐसे भी कस्टमर हमारे कम ही होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम ही होती है, तो ऑटोमेटिकली बैलेंस होगी बात। मैं इस चीज़ को बोलूँगा दिस इज नेचर बैलेंसिंग, नेचर की गिफ्ट है हमारे लिए। हमारे एनालिसिस के मुताबिक हम अर्बन एरियाज में मोर यूज़र सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वहाँ क्लस्टर साइज कम है, तो होते भी मोर यूज़र अर्बन एरियाज में ही है। रूरल एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, तो हम ले सकते हैं वहाँ क्लस्टर साइज ज़्यादा, वहाँ जल्दी रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है हमें रूरल एरियाज में हमारे फ्रिक्वेंसीज को, तो क्लस्टर साइज हम बड़ा ले सकते हैं रूरल एरियाज के केस में। तो नेचुरली खुद ही बैलेंस होगी ये बात। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ढंग से समझ आ गया होंगे कि को चैनल इंटरफेरेंस है क्या, इससे रिलेटेड सारी टर्म्स और इसके प्रैक्टिकल कंसिडरेशन सब समझ आ गया होगा, आई होप। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, ये ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। मीट यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल।